नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा हैं और इस समय रुख सबसे पहले राजस्थान का। राजस्थान में राजनीतिक एक तरह से घमासान मचा हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सरकार है उसका संकट जो है उस पर लगातार सवाल बन रहे हैं कि वो कितना गहरा है। आपको बता दें कि एक समय वो हो गया था जब बागी हो चुके उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बर्खास्त कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री के साथ साथ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी सचिन पायलट को हाथ धोना पड़ा। ये फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधायकों के साथ बैठक के बाद लिया गया और इसके बाद अशोक गहलोत 104 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी लेकर राजभवन पहुंचे। राज्यपाल कलराज मिश्र को चिट्ठी सौंपकर बहुमत का दावा किया। हालांकि सरकार को समर्थन दे रहे बीटीपी के विधायकों ने खुद को बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया है। राजभवन से बाहर आने के बाद गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि 6 महीनों से बीजेपी सरकार गिराने की साजिश कर रही थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि पायलट बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। गहलोत ने अब से कुछ देर बाद यानी 7:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की और उसके बाद 8 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। हमने पूरा मौका दिया, कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखेंगे। एक प्रकार से एक मौका और देंगे, हो सकता वो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। उस पर 8-10 लोग आना चाहते थे जो हमारे पास इतना आ रही थी, उनके लिए इतना पुलिस का इंतजाम है। और ये कोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर। वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी की व्यवस्था है, रिसोर्ट की व्यवस्था बीजेपी की है, मैनेजमेंट बीजेपी का है। और सचिन पायलट ने एक ट्वीट किया है इस फैसले के बाद। उन्होंने लिखा है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। मनोरंजन, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सचिन पायलट का क्या महत्व है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर उनको हटाया गया है, कांग्रेस में वो नहीं रहते हैं, तो इसके बाद क्या और इसका क्या परिणाम राजस्थान की राजनीति पर होगा। अगर खास तौर से हम पूर्वी राजस्थान की बात करें, हम जाट और गुज्जर और मीणा फैक्टर की बात करें, तो किस तरह से इस पर असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से असर तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि 9% गुजर है, 8% मीना है। और गुजर और मीना को एक साथ लेकर के 2004 से ही सचिन पायलट ने काम किया है। आपको मालूम है कि राजस्थान में 2 ही पार्टी आपस में लड़ती है, 1-2% से सरकारें पलट जाती है। ऐसे में जो है करीब 49 ऐसी सीटें हैं, 49 ऐसी सीटें हैं जहां पर आप कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान, जिसमें दौसा है, सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, जयपुर है और जयपुर ग्रामीण और करौली, ये सारे इलाके हैं जहां आप कह सकते हैं कि गुजर मीना जो वोट जो है काफ़ी मायने रखेगा। पायलट के साथ भी कहा जा रहा है कि 5 मीना विधायक हैं। और अभी इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये जो 49 सीटें हैं, इनमें से अभी जो है 42 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एरिया कितना महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि बीजेपी को लगता है कि यदि बीजेपी में यदि सचिन पायलट आते हैं तो ये एक ऐसा वोट बैंक होगा जिसको वो पुख्ता करना चाहेंगे और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे जिसको कि शायद उसको मात देना मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये सब सचिन पे डिपेंड करेगा कि वो अपनी पार्टी बनाते हैं या बीजेपी में जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी मनोरंजन जो आपका आकलन है कि किस तरह से क्या वो एक अलग पार्टी बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और अंकगणित जो आपने समझाया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री इस समय मौजूद हैं। हेमंत जी, जब ये खबर आई कि सचिन पायलट को हटाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, सबसे पहले आप ही ने दी थी, 12:25 पर आपने दोपहर में ये जानकारी दे दी थी। इस समय क्या आप स्थिति आंक रहे हैं? क्या अशोक गहलोत की सरकार बच रही है? देखिए निधि, अभी तक का जो घटनाक्रम है उसमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि फिलहाल जो एक्शन कांग्रेस पार्टी ने लिया है अब तक, उसमें कांग्रेस अब वापस कदम रिट्रैक्ट नहीं करेगी और शाम तक, आज रात तक या कल सुबह तक कांग्रेस पार्टी एक डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल करने वाली है स्पीकर के पास, जिसमें वो जो दल बदल विरोधी कानून है सेक्शन 2A, उसके तहत सचिन पायलट
और उनके जो 18 अन्य साथी हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने की मांग करेगी। अब ये स्पीकर ने देखना है कि वो इसमें क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, कितना समय लगेगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, जैसे आज गवर्नर से मिले हैं चीफ मिनिस्टर, उसमें उन्होंने 104 विधायकों के समर्थन का दावा किया है जी। तो फिलहाल कोई ऐसा कारण नहीं लगता है कि तत्कालिक तौर पे सरकार को खतरा नहीं दिख रहा है। और जो कांग्रेस की रणनीति है वो ये भी है कि जितना कड़ा पोस्चर उन्होंने लिया है अभी, उससे जो सचिन खेमे के कुछ विधायक हैं वो वापस भी आ सकते हैं। तो उतनी विंडो ओपन भी है देर, इसीलिए वो पिटीशन अभी तक मूव नहीं की गई है। तो शह और मात का खेल जारी है अभी। और फिलहाल अभी तक जब हम बात कर रहे हैं, अभी अशोक गहलोत का पलड़ा भारी है जी। लेकिन हेमंत जी, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात आप कह रहे हैं, ये किस आधार पर इनको अयोग्य घोषित करने की मांग करेंगे? अखिलेश जी, सेक्शन 2A जो रिप्रेजेंटेटिव, ये जो अपना दल बदल विरोधी कानून है, उसमें 3 ग्राउंड्स है बेसिकली। नंबर 1, अपनी ही पार्टी के मीटिंग्स का वायलेशन करना। 2 बार CLP की मीटिंग हुई है, दोनों बार वो नहीं गए हैं, एक प्रीटेक्स्ट वो होगा। दूसरा, जो सचिन पायलट के बयान है कि अशोक गहलोत की सरकार माइनॉरिटी में है, इसका मतलब वो अपनी ही सरकार की स्टेबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं, विच अट्रैक्ट्स दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। नंबर 3, अपनी ही पार्टी के विधायकों को लेकर के CLP में भागना लेकर के दूसरी स्टेट में बैठ करके अपनी पार्टी के विरुद्ध बयानबाजी, दिस में ऑल्सो अट्रैक्ट एंटी डिफेक्शन, जो कांग्रेस की रणनीति अभी तक की है। बाकी तो जो लीगल विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे। हेमंत जी, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर डिस्क्वालीफाई किया जाए तो ये अशोक गहलोत के पक्ष में जाएगा, क्योंकि फिर उससे जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो विधायकों की संख्या भी, उनको कम विधायकों की जरूरत पड़ेगी। अभी जैसे 200 की सीट है तो 100, 101 की जरूरत पड़ती है जी। दीदी जी, अभी जो राजस्थान की है कि 200 में से 101 चाहिए आपको मेजोरिटी मार्क के लिए। अगर आप 19 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देते हो तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ 181 रह जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग सचिन के साथ। सचिन का यह दावा है कि उनके साथ 30 है, उनका दावा है। फिलहाल जो मान के चलने के 19 है, अगर 19 डिस्क्वालीफाई होते हैं तो 181 की स्ट्रेंथ बचेगी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ, और उसमें 92 MLAs विल बी सफिशिएंट, जो कि फिलहाल अशोक गहलोत के पास है। तो अगर डिस्क्वालिफिकेशन की स्थिति आती है तो गहलोत विन विन सिचुएशन में है आज की तारीख में। लेकिन विश्वास मत को लेकर के क्या स्थिति है? क्योंकि बीजेपी अभी ये कह रही कि वो ये नहीं मांग कर रही है कि विश्वास मत हासिल करें अशोक गहलोत। बीजेपी अभी इंतजार कर रही है। इस बीच सचिन पायलट की भी रणनीति यही थी हेमंत जी की, वो कोशिश कर रहे थे कि जितना समय हो उतना निकाला जाए ताकि जो विधायक उनके साथ कम आए थे वो संख्या थोड़ी बढ़ सके। अब आपको क्या लग रहा है कि सचिन पायलट क्या संख्या बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर इनके पाले से कुछ विधायक छिटक कर वापस गहलोत खेमे में जा सकते हैं? देखिए अखिलेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सारी चीजों को बहुत बारीकी से समझते हैं दोनों। हकीकत क्या है, अकेले सचिन पायलट इस खेल के खिलाड़ी नहीं है। इस खेल में कई और भी खिलाड़ी हैं। जो कल इनकम टैक्स की रेड हुई, जो ईडी वहां पहुंची है, बहुत सारी चीजें चल रही है। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी तो उनके भांजे के यहां इनकम टैक्स की रेड हुई थी। तो वो सारी एजेंसीज भी अपना काम कर रही। और इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे, जहां पर सचिन पायलट और उनके साथी रुके हुए हैं मानेसर के जिस होटल में, वहां पर हरियाणा पुलिस की गश्त है। IG लेवल के अधिकारी वहां पर विधायकों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो अकेले सचिन पायलट बनाम गहलोत नहीं है ये, इसमें बहुत कुछ है विच डजंट मीट द आई। जी, अभी तो सत्य परेशान हो रहा है, पराजित नहीं हो रहा है। देखना पड़ेगा कि आगे सत्य की विजय कब होती है। बिल्कुल। और हेमंत जी, हमें एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो आपने इशारों में बात की है वो सवाल मैं पूरी तरह से आपसे पूछूंगी कि वाकई में जो खिलाड़ी हैं, कोई अहम खिलाड़ी हैं, अगर बीजेपी है तो उसका कितना हस्तक्षेप है इसमें, किस हद तक है, ये समझिएंगे। हमें एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं NDTV इंडिया पर। सचिन पायलट को कांग्रेस की एक और युवा नेता प्रिया दत्त की सहानुभूति मिलती दिख रही है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक और दोस्त ने पार्टी छोड़ दी। सचिन और ज्योतिरादित्य दोनों सहकर्मी और अच्छे दोस्त थे। दुर्भाग्य से हमारी पार्टी ने बड़ी संभावनाओं वाले 2 कद्दावर
युवा नेताओं को खो दिया है। मैं नहीं मानती हूं कि महत्वाकांक्षी होना गलत है। उन्होंने बहुत मुश्किल समय में काफी मेहनत की थी। और जितिन प्रसाद ने भी आपको बता दें कि इसी तरह का मिलता जुलता ट्वीट किया है। उन्होंने भी एक तरह से समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट बस मेरे सहकर्मी नहीं, दोस्त भी हैं। कोई इस तथ्य को गलत नहीं साबित कर सकता है कि इन तमाम वर्षों में उन्होंने काफी मेहनत की है। और हम देख सकते हैं काफिला जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उनकी एक कैबिनेट बैठक भी होने वाली है, कैबिनेट विस्तार की चर्चा भी। और हमारे साथ हेमंत अत्री तो मौजूद हैं ही, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही राकेश गोस्वामी हिंदुस्तान टाइम्स के चीफ ऑफ ब्यूरो राजस्थान से जुड़ चुके हैं। गोस्वामी जी, आपका इस समय आकलन हम ये समझना चाहेंगे, क्या किस तरफ पलड़ा भारी है? सचिन के लिए अब क्या बचा है आगे? हेमंत अत्री जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। मैं जो आपसे ब्रेक से पहले सर सवाल पूछ रही थी, आपने कहा था कि सचिन अकेले इसमें खिलाड़ी नहीं है और खिलाड़ी भी हैं। आपने बताया किस तरह से हरियाणा में मनेसर में आईटीसी के होटल में जहां पर विधायकों को रखा गया है, वहां पे आईजी लेवल की सिक्योरिटी दी जा रही है। इतने वरिष्ठ अधिकारी देख रहे हैं कि यहां पर विधायक मौजूद हैं। बीजेपी का रोल इसमें किस हद तक आप आंक रहे हैं? देखिए निधि जी, ये सारे का सारा खेल जो है वो बेसिकली दो महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है। अशोक गहलोत किसी भी सूरत में अपने बेटे के चुनाव हारने के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद, कोई भी स्थान किसी भी रूप में सचिन पायलट को देने की स्थिति में या इच्छा में नहीं थे। और उनको जब राज्यसभा का चुनाव आया अभी हाल ही में, आपको याद होगा, तो उन्होंने एक पैनिक बटन प्रेस किया कि राज्यसभा के चुनाव में खेल करने की कोशिश की जा रही है। हकीकत में जो हमारी सबकी जानकारी है वैसा नहीं था। लेकिन जो अशोक गहलोत है वो बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, बहुत वरिष्ठ है और बहुत गाग भी है। आप, मैं शब्द क्यों यूज कर रहा हूं उसकी रेलेवेंस देखिएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी में संगठन महासचिव नंबर 2 पावरफुल पोस्ट होती है जी कांग्रेस प्रेसिडेंट के बाद। तो उन्होंने वो पैनिक बटन क्यों दबाया? जस्ट टू सीक अटेंशन फ्रॉम द हाई कमांड और ये प्रूव करने के लिए कि सचिन इज प्लेइंग मिस्चीवियस। ठीक है हेमंत जी, मैं आपको एक मिनट के लिए थोड़ी देर रोकना चाहता हूं कि हमारे साथ रीता बहुगुणा जोशी जो कि बीजेपी की सांसद हैं वो भी जुड़ रही है। रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखती हैं जो लगातार एक के बाद एक युवा नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं? आप भी उनमें से एक हैं, आप भी किसी वक्त में कांग्रेस में थी लेकिन छोड़ करके आप बीजेपी में आई। क्या वजह आप मानती हैं कि इस तरह का मोह भंग हो रहा है, ये बिखराव हो रहा है? रीता जी को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। रीता जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या वजह आप मानती हैं कि यह मोह भंग हो रहा है? रीता जी तक हमारी आवाज अभी नहीं आ रही, हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हेमंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात आप कह रहे थे, लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता कि बीजेपी की ओर से शुरुआत में जो संकेत मिले, ये कहा गया कि वो जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, रात में ही सब इस्तीफा दे सकते हैं, तमाम तरह की खबरें आई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं? आपको लगा कि शायद जो बीजेपी मान करके चल रही थी उनके पास विधायकों की संख्या काफी ज्यादा है, जिस तरह के दावे उनकी ओर से किए गए थे वैसा नहीं हुआ? शायद ये भी एक वजह है कि बीजेपी ने अपने पैर पीछे खींचे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो अंतर है संख्या का बहुत बड़ा है। अखिलेश जी, बीजेपी जिस हालत में आज है, ताकत में, जितनी ताकत में आज है बीजेपी, आपने महाराष्ट्र का घटनाक्रम देखा होगा, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है ये पार्टी। उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। दे आर पुटिंग इन देयर बेस्ट। और उसको जो स्थान दिया, ट्रैप बिछाया अशोक गहलोत ने, जो महत्वाकांक्षा थी सचिन पायलट की, ही वॉक्ड इनटू इट, वो खुद चल के गए उसमें जी। तो कोई भी जो विरोधी पार्टी होगी वो ऐसे मौके को क्यों नहीं बुलाना चाहेगी? तो ये सारे का सारा घटनाक्रम इस तरीके से है और खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और आप स्वीकार करेंगे इस बात को कि जिन प्रियंका गांधी ने 4 बार सचिन पायलट से बात की, 2 बार राहुल गांधी ने बात की, कल भी, आज 10 बजे भी बात की। हालांकि खंडन आया है सचिन पायलट की ओर से कि ऐसे कोई फोन नहीं आए थे। नहीं, मेरे पास 100% पुख्ता जानकारी है कि राहुल गांधी ने आज सुबह ठीक 10 बजे भी बात की है उनसे। खंडन तो वो करेंगे ही, उसका समझिए मतलब क्या है कि वो बीजेपी से कांस्टेंट टच में है।
वो ये कैसे कहेंगे कि मैं उनसे टच में था? ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। 5 बार बात हुई है कुल मिला के कल, और 1 बार बात हुई है आज। लेकिन उसमें जी नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि हेमंत जी, ऐसा नहीं लगता कि ये कांग्रेस ने इतनी, अब चाहे कितनी बारी प्रियंका गांधी बात कर लें या राहुल गांधी बात कर लें, ये पहले होना चाहिए था। अपने इस ऊर्जावान नेता को अगर बस अपने खेमे में रखना था, भले ही आप कह दें कि साजिश हो रही थी, ट्रैप बिछाया जा रहा था, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है वो सक्रिय क्यों नहीं हुआ पहले? निधि जी, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आप इस पूरी पॉलिटिक्स को देखिए कि आप 19 विधायकों के साथ आप गन पॉइंट पे ये कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। आप इस बात को छोड़ दीजिए, संख्या में हम नहीं जाते, हमारा जर्नलिस्ट है, हमारा काम है चीजों का विश्लेषण करना। खुद सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि मेरे पास 30 विधायक हैं। आप मुझे बताइए 200 के हाउस में और 108 की इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो कांग्रेस की थी, उसमें से 30 विधायक के समर्थन वाले को चीफ मिनिस्टर कौन बनाएगा और क्यों बनाएगा? इस तथ्य को आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? और डेमोक्रेटिक पार्टीज और नेशनल पार्टीज चुनाव किसी के नेतृत्व में लड़ती हैं बहुत बार, और तमाम कंसिडरेशंस के बाद मुख्यमंत्री का फैसला होता है। तो मिडवे आप गन पॉइंट पे, आपको याद होगा बहुत 15 साल पहले राजेंद्र कौर बट्ठल इसी तरीके से विधायक लेके आ गई थी दिल्ली में, और बगावत की पूरी थी स्थिति, और रात को 11:30 बजे सोनिया गांधी ने कहा नथिंग डूइंग, कैप्टन अमरिंदर सिंह विल कंटिन्यू। आपको ध्यान होगा उस बात का। और बट्ठल ने तुरंत अपने को रिट्रैक्ट कर लिया था। सचिन पायलट की प्रॉब्लम क्या है? हेमंत जी, रीता जी के पास हम एक बार फिर से चल सकते हैं, शायद हमारी आवाज अब उन तक पहुंच रही। रीता जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि क्या वजह आप मानती हैं कि एक के बाद एक जो युवा नेता है कांग्रेस में, उनका मोह भंग हो रहा है? आप भी उन नेताओं में शामिल थी जो किसी वक्त में कांग्रेस में थी लेकिन आज बीजेपी में हैं। देखिए, जब हम सीनियर लीडर पार्टी छोड़ रहे थे तो हम लोगों ने, किसी ने 20 साल, किसी ने 30, किसी ने 40 साल पार्टी में निकाले थे। लेकिन जब हमने छोड़ा तो उसके बाद भी ये जो चीज क्यों छोड़ा आप लोगों को मालूम है। आत्मसम्मान के लिए, और राहुल जी के जो एक बहुत सामंतशाही सोच थी और एक जो राजशाही सोच है इस समय उस पार्टी में, कि जो परिवार कहे वही सही है, वही कानून है, और बाकी जो लोग कहें वो गलत है। तो आज वहां पर कोई सम्मान पार्टी में नहीं, जो काम करें उसकी कोई वक़्त नहीं, और लीडरशिप के जो गतिविधियां थी, जिस प्रकार के विभिन्न अवसरों पर उनकी भाषा थी, उनके वक्तव्य थे, कृत्य थे, तो वो निरंतर इस बात का संकेत देते थे कि राष्ट्र नहीं, पार्टी नहीं, वे स्वयं, परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण है। वो जो कहे वो सही है, कोई दूसरा बोले तो अनुशासनहीनता है। तो हम लोग गए, लेकिन इसके बाद आप देखिए जो युवा थे वो चिपके रहे कि भाई कुछ चिंतन में बदलाव आएगा। लेकिन जिस तरह से जो योग्य लोग थे, जैसे ज्योतिरादित्य हैं, सचिन है, मिलिंद है, उधर आपके हुडा है, दीपेंद्र है, तो ये लोग भी अपना दिमाग रखते थे, बहुत पढ़े लिखे थे, योग्य थे, बैकिंग थी, पब्लिक बैकिंग। तो इनको आगे ना बढ़ने दिया जाए, इस तरह से रखा जाए कि वो रहे भी और चैलेंज भी ना फेंक सके राहुल जी को और प्रियंका जी के सामने। तो जिस तरह के साथ डील किया है, पहले जी को झोंक दिया कि जाओ जिता, और फिर लाकर कमलनाथ जी को बैठा दिया, यहाँ झोंक दिया 5 सालों मेहनत करते हैं, फिर गहलोत जी को बैठा दिया। रीता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, एक आंकलन आपका, तमाम राज्यों में जो भी कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं बीजेपी में, अगर एक 5-6 साल का आप आंकलन करें, क्या उनको वो पार्टी में पूरी तरह से विलय कर पाते हैं क्योंकि विचारधारा अलग रही है, या वो सम्मान या वो जगह जो वो चाहते हैं क्या मिल जाती है? देखिए, सम्मान तो बहुत है मेरे पास। कभी भी मैं इतने साल कांग्रेस में रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष से कभी मैं सीधे बात नहीं कर पाई, उनका मोबाइल नंबर भी हम लोगों के पास नहीं होता था। परंतु यहाँ पर अगर हम एक फोन करते हैं तो 10 घंटे के अंदर अगर उसको उपलब्ध नहीं है तो कॉल बैक आता है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी बात सुनी जाए। स्वाभाविक है, अभी हम पार्टी में नए हैं, अगर हम ये सोचें कि हम 3-4 साल में वो जगह प्राप्त कर लेंगे जो सुषमा स्वराज जी की थी या किसी और की थी, ये संभव नहीं है। हम लोग अपनी लिमिटेशन को समझते हैं। लेकिन आपकी बात सही है, कोई भी देखिए व्यक्ति 100% किसी भी जगह विलय नहीं होता। लेकिन जब राष्ट्र हित में हम देख रहे हैं कि आज हमारी विदेश नीति, राजनीति, हमारी अर्थनीति एक बहुत ही योग्य नेतृत्व, बिल्कुल
बिल्कुल रीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने कांग्रेस के नेताओं की वो जो परेशानियां हैं, मुश्किलात सामने रखी, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अखिलेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो रीता जी ने इस समय बोला कि देखिए हम जब शीर्ष अध्यक्ष हैं उनसे कभी बात नहीं कर पाते थे, कांग्रेस में नंबर भी नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर 1 घंटे में फोन आ जाता है। जो ये संवाद है, हालांकि हम जानते हैं कि बीजेपी में चलती 2 लोगों की है, लेकिन कांग्रेस में क्या स्थिति है, क्या आपको जानकारियां मिलती, क्या वो भी नहीं है वहां पर? नहीं, देखिए ये तो जग जाहिर है। आप अगर हेमंत बिस्व शर्मा का उदाहरण लें, वो तो ये कहते हैं कि वो बात करने के लिए आए थे राहुल गांधी से, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे बात ही नहीं की। वो अपने कुत्ते को जो है बिस्किट खिलाते रहे, उनकी तरफ देखा भी नहीं। और उसकी वजह ये है कि आज पूरा जो उत्तर पूर्व है उसमें कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है, तो ये तो नुकसान हुआ है। और अभी ये जो पूरे प्रकरण चला है, इसमें चाहे वो सिंधिया का मामला हो, चाहे सचिन पायलट का हो, हर जगह जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसके ऊपर सवाल उठे हैं कि अभी जो नेतृत्व है वो संवाद नहीं कर रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पक्ष भी है जो हमें देखना चाहिए, वो ये है कि इन नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा है। क्योंकि सचिन पायलट सिर्फ 42 साल के हैं, सांसद रह चुके हैं, वो बड़ी जिम्मेदारियां उनको पार्टी की ओर से मिली हुई हैं, तो ऐसे में उनकी अपनी महत्वाकांक्षा क्या इस उम्र में मुख्यमंत्री बनने की होनी चाहिए थी, और क्या इस महत्वाकांक्षा के लिए उनको अपनी पार्टी को, सरकार को दांव पे लगाना चाहिए? क्या वो अपनी पार्टी से रफ्तार से तेज चल रहे थे? अगर महत्वाकांक्षी होना, क्योंकि मेहनत जो करी उन्होंने उसके बाद जीत मिली कांग्रेस को, जबकि पूरे देश भर में एक तरह से बीजेपी सत्ता में थी, उसमें से इस राज्य में अगर जीत के दिलवा देते हैं राजस्थान को, तो वो अपने आप में अहम हो जाता है। तमाम ये तस्वीरें देख रहे हैं और शायद ये वो लोग हैं जो शायद दूसरे खेमे में चले गए थे और अब वापस आ रहे हैं, तो इसलिए तस्वीर का महत्व है। जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है कि अशोक गहलोत अभी एक कैबिनेट की बैठक के लिए जा रहे हैं। अखिलेश, अगर आप समापन करना चाहें जो सवाल मैंने पूछा। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि सचिन पायलट ने काफी मेहनत की थी। आप ही देखिए कि जो ये इलाका है पूर्वी राजस्थान का, जहां से सचिन पायलट आते हैं, जो उन्होंने गुज्जर मीणा गठजोड़ और फिर से दोस्ती कायम करने की जो मुहिम चलाई थी, उसका असर ये हुआ कि 49 सीटों में से 42 सीटें इस इलाके की कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। अगर आज बीजेपी की सरकार वहां नहीं है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि बीजेपी ने आंख मूंद करके किरोड़ी लाल मीणा को 17 सीटें उनके कहने पर दे दी, उनमें से एक भी वो नहीं जीत पाए। तो इसलिए आज बीजेपी की हालत है। तो उस इलाके में अगर सचिन पायलट ने अपना वर्चस्व स्थापित किया, जमीन पर संघर्ष करके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लड़ाई की, तो उनका दावा बनता था। उनकी शिकायत वाजिब है कि अशोक गहलोत जो कि केंद्र में बैठे हुए थे, यहाँ पर अपनी गोटियां फिट कर रहे थे और जमीन पे काम वो कर रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो गहलोत को दे दिया। तो बहरहाल कांग्रेस को भी काफी सीख लेने की इस प्रकरण से भी जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। तो राजस्थान में एक एक विधायक को गिना जा रहा है। ऐसे में बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों का समर्थन या उनका जो स्टैंड, उसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने अपना दावा किया था, लेकिन अब कहा गया है कि एक विधायक राजकुमार ने वीडियो जारी करके कहा कि उन्हें तो बंधक बनाकर रखा गया है। उन्होंने पुलिस पर जोर जबरदस्ती और बदसलूकी करने का आरोप भी लगाया है। और अगर इन दोनों का समर्थन नहीं मिला तो 102 के आंकड़े पर चली आएगी अशोक गहलोत सरकार। मैं राजस्थान विधानसभा का 84 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूं और वर्तमान में जो राजस्थान में स्थिति पैदा हो चुकी है, अभी ये हाल है कि हमें एक तरह से कैद कर रखा है। क्योंकि आज 3 दिन हो गए हमारे एमएलए क्वार्टर पे थे, कई लोग कह रहे हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, और आज पुलिस प्रशासन की 3 से 4 गाड़ियां हमारे साथ लगी है। मैं क्षेत्र के लिए निकला, लेकिन वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं और चारों तरफ गाड़ियां लगा दी हैं और मेरी गाड़ी की चाबी भी ले ली गई है और दोनों तरफ ये पुलिस लगी हुई है। और आपको बता दें, भारी बारिश से देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बिहार में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दरभंगा जिले में कई इलाके कट गए हैं। वहीं बिहार के भागलपुर में गोविंदपुर गांव नदी में समा गया। 200 घरों वाले इस गांव को उफनती कोसी ने अपनी चपेट में ले लिया। उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर असम में ब्रह्मपुत्र में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से डर और बेचैनी का माहौल बढ़ने लगा है। असम में बाढ़ से अब तक 27 जिलों के 32 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। यहां 50 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया गया है कि 16 जुलाई तक भारी बारिश होगी।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।